को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। जी हाँ, तो आजम खां का ये बयान तो आपने सुन लिया। ये मजहब की सियासत है, ये लोकतंत्र का मजाक है। शहादत पर सियासत का ऐसा नमूना है जो शर्मनाक है। बात आजम खां की है और बवाल मचा है। आजम खां ने कारगिल युद्ध के सैनिकों को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है। इसे ही कहते हैं शहादत पर सियासत। इसी पर आज चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में। कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो, इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। इस बयान को महज बयान मत समझिएगा, बयान के पीछे की सियासत को समझने की कोशिश करिएगा। और मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूँ, आजम खान का बयान राष्ट्र को शर्मिंदा करने वाला है, देश का सर झुकाने वाला है, सियासत के गिरते सूचकांक का नमूना है। हमसे मोहब्बत करो, इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी। आजम के शब्द सियासत के लिए लोकतंत्र की मूल भावना से खिलवाड़ करते हैं। खान साहब की सोच धर्मनिरपेक्ष देश की आत्मा को झकझोरने वाली है और आजम खान की सारी कवायद वोटों की खातिर सैनिकों की अदम्य साहस और निस्वार्थ भावना का सियासी इस्तेमाल करने की लगती है। हमारे लहू से ज्यादा कोई बेहतर नहीं कर सकता, मौका दो हमें। आजम खान की परिभाषा के मुताबिक भारतीय सैनिक हिंदू और मुस्लिम होते हैं। देशभक्त सैनिकों को मजहबी चश्मे से देखने का ये आजम खान का तरीका है, जो समाजवाद का नारा बुलंद करते हैं। और इसी नारे की आड़ में समाजवाद के सिपाही ने समाज को बांटने की सियासी कोशिश की है। ये देश को चलाने का हुनर जानते हैं और सियासी हुनर जानने वाले जानते हैं कि हर मुद्दे से नफा लिया जा सकता है। आजम खान ने भी सिर्फ यही किया है। फर्क इतना है कि इस बार मंच पर सार्वजनिक तौर पर कह दिया, निशाने पर मुस्लिम वोट बैंक था। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था। अब वोट बैंक के लिए कुछ भी कर लिया जाए वो कम होता है। आजम खान तो महज प्रतीक हैं। शहादत पर सियासत होती रही है, जमकर होती रही है। आजम खान के बयानबाजी पर तालियों को भी नहीं भूलिएगा। ताली बजाने वाले हम में से एक थे जो सियासत की मजहबी भाषा के फेर में पड़ गए होंगे। आजम खान अपने बयान पर कायम है। निंदा हो रही है, सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकतंत्र इसी को कहते हैं? क्या इसी को सियासत कहते हैं? सुमित ठाकुर, जिया न्यूज। जी हाँ, तो आज का मुद्दा हमने आपको बता दिया कि किस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारे दो सहयोगी। एक न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अमरीश श्रीवास्तव हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे और इसके साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुमित ठाकुर, जो मेरे सहयोगी हैं। इस कार्यक्रम के लिए अक्सर बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स, मसालेदार स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, लेकिन आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आप दोनों सहयोगियों का स्वागत करता हूं इस चर्चा में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सुमित से। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, जितना बड़ा ये मुद्दा है, जितना बड़ा ये विवाद है, ये जो बयान है जिस पर अब विवाद भी जो है अब सियासतदार जो है करने लगे हैं, लेकिन क्या लगता है ये ऐसे समय पे जो बयानात हैं ये चुनाव के मद्देनजर दिया गया? क्योंकि आजम खान अक्सर इस तरह के विवादित बयान देते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम में बांटना कितना जायज़ है, कितना अनुचित है और क्या इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? लवी, सबसे पहले तो कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कितना बांटना,
ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बांटना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बंटवारा क्यों। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये आ जाता है कि देश का सैनिक जो होता है वो देश का सैनिक होता है, और उसके बाद में उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना सियासत के लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि उनको वोटों का ध्रुवीकरण करना है। लेकिन इस पूरे मसले पर आजम खान के जैसे कद्दावर नेता, जिनकी बहुत पहुंच है, जो समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किए होते हैं, समाजवाद का नारा बुलंद करते हैं, और वो जब ऐसे बयान देते हैं तो ये सोचना हम सबको पड़ता है कि आखिर देश का लोकतंत्र जा कहाँ रहा है, और ये देश की सियासत आखिर चाहती क्या है। जी, तो आखिर देश की सियासत चाहती क्या है, अब रुक कर लेंगे न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता अमरीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बने रहते हैं, उन्हें आखिर चुनाव के समय इस तरह के बड़े बड़े बोल और इस तरह के विवादित बयान क्यों देने पड़ जाते हैं? क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरी है? क्या इससे वोट बैंक में इजाफा होता है? देखिए, अभी दो तरह की बातें साफ तौर पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हालात है, खासकर मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के पास जिसको पूर्ण बहुमत मिला था विधानसभा चुनाव में, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सीधे तौर पर उनका जो जनाधार था वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी बात जो ये तो एक समाजवादी पार्टी की एक राजनीतिक मजबूरी है। और आजम खां की अगर हम बात करें तो आजम खां इस तरह के कई सारे बयान देने के लिए, एक बल्कि कहा जाए राजनीतिक भाषा में अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के बयान देने के लिए पहले से उनको जाना जाता है। हाँ, ये हद जरूर हो गया कि आज तक जो सेना है, आंतरिक सुरक्षा या फिर बाहरी सुरक्षा जो है, इस पर अब तक राजनीतिक दल इनसे बोलते हुए जो है इसका ध्रुवीकरण की बात जहाँ तक हम मान ले, ध्रुवीकरण से बचते आ रहे थे। लेकिन आजम खान ने जिस तरह से कल बयान दिया है वो निश्चित तौर पर न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि फौज के लिए भी निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय सेना, जितने दिन से मैंने काफ़ी दिनों से मैं विदेश जो माफ़ कीजिएगा रक्षा मंत्रालय कवर करता आया हूँ, वहाँ इस तरह की कहीं कोई बात नहीं होती है। फौज में एक ही जो धर्म होता है वो होता है हिंदुस्तानी का, और हिंदुस्तान इंडियन भारतीय वहाँ का जो एक धर्म होता है, उस धर्म को बखूबी फौज के, चाहे वो सिपाही हो या फिर सेना अध्यक्ष हो, उसको बखूबी से उसको निर्वाह करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बातें जो जिस तरीके से इन्होंने आजम खान साहब ने कही है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और क्यों कह रहे हैं, यह अपने आप में जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो वहाँ स्थिति बनी है समाजवादी पार्टी की, उसको निश्चित तौर पर ये बयां करता है। देश का मतदाता, लवी इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है कि देश का मतदाता बखूबी इस बात को समझ रहा है कि आजम खान ने अपना जिस तरह से हिंदू मुसलमान की बात कर दी है, वो भी फौज के लिए, उसके पीछे उनकी मजबूरी क्या है, यह साफ तौर पर बताता है कि उनका जनाधार इस लोकसभा चुनाव में बहुत तेजी से खिसका है। खासकर मुजफ्फरनगर दंगों की हम बात करें, हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कई सारे दंगे हुए। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है जहां पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है, और इस बैकफुट पर रहते हुए चुनाव में जा रही है। चलिए, तो इस चुनाव को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है, और इस बयान को लेकर भी अब विवाद जो है बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए चर्चा भी बड़ी है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मंगलवार को गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने वाले आजम खान अपने बयान पर अब भी कायम हैं। आजम खान का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें गलत कुछ नहीं है, बल्कि उनके बयान का स्वागत होना चाहिए। आपको बता दें कि गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कहा था कि कारगिल युद्ध में फतेह मुस्लिम फौजियों की बदौलत मिली थी। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बयान पर कायम आजम खान, कहा बयान में नहीं कोई बुराई। ये पहला मौका नहीं है जब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आपत्तिजनक बयान दिया हो, लेकिन इस बार तो हद हो गई। आजम खान ने न सिर्फ विवादित बयान दिया, बल्कि अपने बयान को स्वागत करने लायक करार दिया। मंगलवार को गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान आजम ने कहा था कि 1999 के कारगिल युद्ध में भारत को जीत मुसलमानों ने दिलाई। मंगलवार को दिए गए विवादित बयान पर आजम खान अब भी कायम हैं। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। कायम की बात नहीं है या गैर कायम की बात, हमारा ये कहना है कि मुसलमानों का देश के साथ क्या योगदान है,
ये किसी को क्यों बुरा लगता है? अगर हम सरहदों पर जान दें, हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें, तो किसी को क्यों बुरा लगता है? ये इस तरह तो हम हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद बढ़ा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान जवानों की क्या कुर्बानी है। इसमें क्या बुरी बात है? इसका तो स्वागत करना चाहिए। सत्ता के गलियारों में आजम खान के बयान की जमकर निंदा हो रही है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर आजम खान का विरोध करते हुए लिखा, आजम खान अपने मतलब के लिए फौज को भी धर्म के आधार पर बांटने से नहीं चूके। चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता कमाल फारूकी ने आजम खान के बयान को सेना का अपमान करार दिया। बयान हमने उनका अखबारात में और टेलीविजन के अंदर देखा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि हम आर्मी के अंदर किसी भी किस्म का कोई डिवीजन जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद के ऊपर आर्मी नहीं है हमारी आर्मी जो है, वो जो जवान हैं हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें देते हैं, और उसमें कोई वो नहीं होता, फ़र्क नहीं होता कि उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस तरह की बात करना जो है वो हम समझते हैं कि न सिर्फ ये कि वो आर्मी की तौहीन है, बल्कि खुद मुसलमानों की भी तौहीन है। मुसलमानों ने अपने मुल्क के लिए जितनी भी अपनी जानों की कुर्बानी दी हैं, वो उन्होंने अपना उसको फ़र्ज समझ के दी है, क्योंकि मुल्क के तईं जो वफादारी और उस मुल्क की बाउंड्रीज़ की हिफाजत करना और अपने कमांडेंट का हुक्म मानना, ये उनके मजहब का हिस्सा है। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने भी आजम खान के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हमारी सेना दुनिया की सर्वोच्च डिसिप्लिन सेना है और सेकुलर सेना है। इसमें कोई जात पात धर्म का भेदभाव नहीं है, इसलिए हमारी फौज में कभी कोई इस तरह का कोई खतरा नहीं है। हमारी फौज जो है किसी आजम खान जैसे लोगों से प्रभावित न हुई है, न होगी। आजम खान के बयान पर हो हल्ला जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने आजम खान के उस भाषण की सीडी मांगी जिसमें आजम खान ने कथित तौर पर मुसलमानों की वजह से कारगिल जीत का दावा किया था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग भाषण की वीडियो देखने के बाद आजम खान पर क्या कार्रवाई करता है। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हां, तो मसला बड़ा है। क्या सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं उनकी जात पात होती है? क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश की है? क्योंकि आजम खान जो कि एक बड़े लीडर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक बड़े ओहदे पर हैं और वो इस तरह का विवादित बयान देते हैं। ना सिर्फ बयान दिया, विवादित बयान दिया, उसके बाद अपने बयान पर कायम है। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं, जान लेते हैं। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, इस तरह का विवादित बयान कि आप शर्मनाक बयान दे रहे हैं और उसकी आलोचना भी हो रही है, आप अपने बयान पर अब भी कायम है, क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर आजम खान? क्या सेना की, क्या सैनिकों की जिनके ऊपर देश की रक्षा का दायित्व होता है, क्या वो भी जात पात के ऊपर जो है उससे ऊपर देखा जाएगा? जात पात जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि जब सेना में भर्ती होने जाते तब तो जात पात का कोई सवाल नहीं आता, वहां तो फिटनेस एक मापदंड होती है। ये बड़ा अहम सवाल पूछा है आपने, और ये एक सच भी है। इस देश की पूरी सियासत, इस देश की पूरी सामाजिक अर्थव्यवस्था, इस देश का पूरा सामाजिक ताना बाना जो है वो जाति, मजहब, धर्म के आधार पर हमेशा से डिसाइड होता रहा है। दूसरी बात है कि जब आजम खान अपनी इस बयान, एक तो विवादित बयान देते हैं, दूसरा वो अपनी इस बयान पर कायम रहते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो सियासत में मजहब का घालमेल कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव आयोग नाम की जो संस्था है वो सिर्फ नाम की है, उसके पास में शक्तियां हैं, लेकिन आज तक के किसी भी बयान को लेकर किसी का नामांकन या किसी की पार्टी का नामांकन या पंजीकरण खत्म कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक के। अच्छा, दूसरे इसमें सबसे गंभीर बात है, जब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े लीडर जब इस तरीके का विवादित बयान देते हैं, तो आप ये समझिए कि जब देश दंगों की आग में झुलस रहा है, मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झुलस रहा है, और उसके बाद में 100 से ज्यादा दंगे होते हैं, और उसके बाद में जब आप लोगों का काम, मतलब नेताओं का काम होता है कि समाज को वो एकजुट रखें, देश की दिशा और दशा तय करें, और जब आप चुनाव के मद्देनजर सिर्फ वोटों के लिए ऐसे बयान देते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है टाइमिंग का, कि आप हमको वोट दे दीजिए और हिंदू वोट और मुस्लिम वोटों के बीच में ध्रुवीकरण हो, ताकि जो जनता से जुड़े मसले हैं, जैसे विकास का मसला हो गया, पेयजल का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, सुविधा का मसला हो गया, शिक्षा का मसला हो गया, इन मसलों से जनता का जो ध्यान है वो हटाया जा सके, और सीधा सीधा जो खेल है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक हो जाए। कहने को आजम खान जो है
वो समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो एक तरीके से सांप्रदायिक हो जाती है। और आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर में आसपास अमित शाह भी ऐसा ही बयान देते हैं, मसूद भी ऐसा ही बयान देते हैं, कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही बयान देते हैं। तो आप ये देखिए कि विवादित बयान और इस टाइप के बयान देने की एक होड़ मची हुई है सभी दलों में। जी, अब इसी पहलू पर आ रहा था मैं, और अब रुक कर लेंगे हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ अमरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पर विवादित बयान दे दिया, राजनीति को गरमा दिया, वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश है। साफ तौर पर आप किस हक से दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं सेकुलरिज्म के? किस हक से आप, किस हैसियत से आरोप लगाते हैं कि आप वोटों के ध्रुवीकरण कर रहे हैं? क्योंकि जब अमित शाह इस तरह के बयान देते हैं उन्हें घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? इस पर क्या पार्टी का स्टैंड है, समाजवादी पार्टी का? आजम खां के इस स्टेटमेंट पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया है? देखिए, जो सुमित जो अभी एक बात बता रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग में जब शिकायत की जाती है, चुनाव आयोग पूरे मामले का कॉग्निजेंस लेता है। लेकिन अभी तक हम पूरा इतिहास तक जब से चुनाव आयोग सर्वोपरि चुनाव के समय में होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के बाद से ही, लेकिन कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि चुनाव आयोग ने किसी उम्मीदवार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकग्नाइज किया हो पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। और बिल्कुल ठीक, आजम खान जो अभी चुनाव के समय में जितनी बातें अपनी कह रहे हैं, जो भी बातें जिस तरह से ध्रुवीकरण बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आजम खान ही नहीं, बाकी कांग्रेस के भी जो नुमाइंदे हैं वहाँ, उन्होंने भी जो अभी बयान दिया, किसी शख्स को टुकड़े टुकड़े करने की बात थी। बीजेपी के अमित शाह जो यूपी के प्रभारी हैं, उनका भी बयान कुछ कम संगीन नहीं था। तो उत्तर प्रदेश चूंकि 80 सीट वहाँ से है, और जो जैसा कि हमेशा राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके, राजनीतिक तौर पर फ़ायदा उठाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी अपने नुमाइंदे वहाँ से जितवा कर लाना चाहती है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी किया जाए। जी, लेकिन अमरीश जी, इस तरह के विवादित बयान से अब नेताजी क्या कहेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर चुनाव आयोग ने जैसे सीडी मंगाई है, विवादित बयान की जांच होती है, और अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं और उस पर कुछ कार्रवाई होती है, जैसा कि अब तक नहीं हुई, क्या इस बार अगर एक पहल होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? क्योंकि गाहे बगाए इस तरह के बयान देकर जो नेता हैं पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर देते हैं। बार बार जो है नेताजी इस तरह की बात समझाते हैं अपनी पार्टी के नेताओं को। देखिए, चुनाव आयोग के पास बहुत हालांकि शक्तियां हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है। उस प्रोसीजर के चक्कर, उसको जिस तरह से चुनाव आयोग फॉलो करता है, इसमें फौरी तौर पर फैसला लेने की जो प्रक्रिया है वैसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने सीडी मांगी है, सीडी की जाँच की जाएगी, फिर वहाँ से जो साक्ष्य है उसको लेकर तब बाद में कोर्ट में केस होगा, केस चलेगा, उसके बाद दोनों पक्षों का जो अदालती कार्रवाई होती है वो इसमें काम, यहाँ पर सीधे तौर पर वो अदालती कार्रवाई के ये पूरी प्रक्रिया जो है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक तौर पर जो भी पार्टी फायदा उठाना चाहती है, उसको तो चुनाव जो अभी ये 15-20 दिन का मामला है इसी बीच में फायदा उठाना चाहती है, तो ऐसे में ये फौरी कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो चुनाव आयोग से, तो इस तरह के बयानों पर रोक लग सकता है। अगर अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया, मसूद ने इस तरीके का बयान दिया, या फिर अब जो आजम साहब ने जिस तरीके से बयान दिया, अगर चुनाव आयोग 24 घंटे 48 घंटे में जितने समय में उनसे जवाब देने को कहा जाता है, उसी समय में उन पर अगर कार्रवाई कर देता है, कोई बड़ी कठोर कार्रवाई की यहाँ पर उम्मीद की जाती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे बयानों पर रोक लगेगी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सांसद यहाँ से चुन के आते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी है, किसी के बारे में एक कहावत है, तुलसीदास कहा गया है, कोबड़ छोट कहत अपराधा, तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो इस हमाम में सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी स्थिति एक ही जैसी, सारे एक जैसे ढंग के हैं। चाहे आप बीजेपी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात हम लोगों ने अभी आजम खान साहब की सुन ली, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जहाँ तक जो उनका बयान है, इस बयान का भारतीय फौज पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि फौज में जिस तरीके की जो पूजा करने की जो पद्धति होती है, उनके तमाम जो पूजा के स्थल हैं एक ही साथ एक ही रूफ के अंडर होते हैं। तो फौज का तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मनोबल निश्चित तौर पर इससे खराब होता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो आजम खां करना चाहते हैं, एक जो ध्रुवीकरण की बात, जैसा कि सुमित भी बता रहे थे अभी, कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का जो ध्रुवीकरण है, उसी कोशिश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो दिखाई पड़ती है। और इसमें मेरी नज़रों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सब अपनी अपनी तरफ से कोई छद्मवेश में या कोई सीधे करके बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वोटों का पोलराइजेशन हो, पूरी तरह से रिलीजन के आधार पर पोलराइजेशन हो, जो निश्चित तौर पर इस तरह के जो एटीट्यूड है, इस तरह के जो संकेत हैं हमारे
लोकतंत्र के लिए, हमारे जिस लोकतंत्र पर जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, उसके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। सुमित यहाँ एक सवाल उठाना चाह रहे हैं, कहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था अमरेश जी आपसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका आता है, गन्ना किसानों की स्थिति दयनीय है, उन लोगों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, चीनी मिल मालिक उनसे गन्ना नहीं खरीदते हैं, उनको अपनी सड़कों पर गन्ना जलाना पड़ता है। और अच्छा, सबसे दिलचस्प पहलू देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर अमित शाह जाटों को बताते हैं, मतलब एक विशेष समुदाय, उनको बताते हैं कि अपमान का बदला लेना है, या कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मसूद जी बात करते हैं, और जो स्थानीय और सबसे प्रमुख मुद्दे हैं जैसे गन्ना किसान की बात आ गई, इन मुद्दों पर किसी भी पार्टी के बड़े लीडर का एक भी बयान नहीं आता है। मतलब ये किस टाइप की सियासत चल रही है अमरीश जी? मुद्दों जो हैं, मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है और वोट बैंक की जो सियासत है उसको गरमा दिया गया है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो हमेशा से सियासी प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। 90 के दशक में भी जब मंडल कमंडल के आंदोलन चलते रहे हैं, और उसके बाद में भी एक नई पार्टी का जो उद्भव हुआ है, उस समय भी बीजेपी को बहुत लाभ हुआ है, और आज वो स्थिति फिर से एक बार इतिहास दोहराने की कोशिश में है बीजेपी। और अब जो है विकास मॉडल और गुजरात मॉडल की जो बात हो रही थी, वो मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपने विकास के एजेंडे को छोड़ रही है, और कांग्रेस भी जो अपने 10 साल के कार्यकाल का है उसको भी छोड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो विषय का जो ध्रुवीकरण है, मुद्दों का जो ध्रुवीकरण है, वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता के बीच में कहीं फंसता जा रहा है पेच। चलिए इस सवाल का जवाब ले लें, उससे पहले एक बार फिर से सुना देते हैं कि आजम खान ने क्या कहा था और अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। आजम खान ने बयान पर एक बार फिर से जो है अड़े हुए हैं और मोदी को नसीहत दी। आजम खान ने बयान को अलग अंदाज में पेश किया, इतना ही नहीं, इस तरह की हालत क्यों हो गई, इस पर क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मुसलमानों के योगदान को छुपाया क्यों जा रहा है? आरएसएस और फाशिस्ट ताकतों ने यही तो किया कि ना आजादी में हमारा कोई योगदान, ना आजाद हिंदुस्तान में हमारा कोई योगदान, ना सरहदों की रखवाली में हमारा कोई योगदान। अगर मुस्लिम फौजी भी कारगिल की जंग में शामिल थे, यही तो हम चाहते हैं। ये तो हमारे सीएम ने कहा, हम चाहते हैं गुजरात के सीएम भी यही बात कहें। सीएम ने यह कहा, गुजरात के सीएम भी ये चाहते हैं कि यही कहें। अमरीश जी क्या कहेंगे, क्या इस तरह की बात कहना दे, कितना जायज है ये इस तरह की मांग उठाना, और वो भी चुनाव के मौसम में? क्या इसका फायदा होता दिख रहा है यहां पर आजम खान को, या इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जिस तरह की सियासत है और भारत में जिस तरह का जो ट्रेंड बना हुआ है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर अब भी लोग जात पात को ध्यान में रख के जो है वोटिंग करते हैं। लेकिन क्या आज का सिनेरियो बदला है? क्या वोटर्स जो है आज अपने हक को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर इतना जागरूक नजर आता है उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। सुमित भी यही कह रहे थे कि जो सीधे सीधे तौर पर ये जो जितने सारे जो मुद्दे थे, विकास का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, समाजवादी पार्टी जब से सरकार में आई है कितने सारे दंगे वहाँ हो चुके हैं, और भले ही सरकार उसको मारपीट या छोटा मोटा इंसिडेंट मान, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में कहीं ना कहीं टकराव के रूप में था। सरकार ने मामले दबाने की कोशिश की। गन्ना मिल जो है, जो उनकी तरफ से किसानों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। गन्ना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा शुगर बेल्ट जो था वहाँ पे उन किसानों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसी बिजली की समस्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, जो इंडस्ट्री है उसकी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। भले ही समाजवादी पार्टी के सरकार के मुखिया अखिलेश ने हजारों की तादाद में लैपटॉप बांट दी हो, लेकिन युवाओं को रोजगार की बात है, वो रोजगार की बात कहाँ आती है? तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को, चूंकि धर्म एक ऐसा जो घुट्टी पिलाई जाती है राजनीतिज्ञों के द्वारा, जिस पर जो एक आम जनमानस है, जो जरा सा अगर पॉलिटिकली या फिर कॉन्शियस अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर वो भ्रमित हो जाता है। तो अगर रिलीजन के आधार पर इसका अगर ध्रुवीकरण होता है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है, तो ये निश्चित तौर पर घातक है। और जो असली मुद्दे हैं, हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले चुनाव जैसी नहीं है। लोग यहाँ विकास, लोगों के मन में विकास की बात है। कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो काम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो वोटर हैं, ज़्यादातर जो युवा वर्ग जो है, वो हमेशा विकास की बात करेंगे। आजम खान के इस बयान का बहुत ज़्यादा असर मुझे होता हुआ दिखाई चलिए, आजम खान के इस बयान का ज्यादा असर नजर होता नहीं आता है। लेकिन सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर कि सवाल यहीं पर यह बड़ा है कि चुनाव से पहले इस तरह के भाषण तो दे दिए, विवादित बयान दे दिए, कितना असर मतदाताओं पर हो सकता है इसका? देखिए, असर तो होगा। जो विकास के मुद्दे हैं, क्या वो जहन में रखकर वोटर्स जो है वोटिंग करेंगे? क्या इतनी जागरूकता हो गई है, या इस तरह के बयान को भी ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहला सवाल,
सबसे पहला सवाल यह है कि इसका असर तो होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, यह देखने की बात होगी। दूसरी बात, एक हमारे मतदाता अगर जागरूक होते और नेताओं को इसका संज्ञान होता, नेताओं को इसकी जानकारी होती, तो वो इस टाइप के बयान नहीं देते। सबसे पहली बात तो एक वो जानते हैं कि ऐसे ही बयानों से वोटरों को बरगलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एक मतदाता, जो जागरूक मतदाता की जो श्रेणी है, वो हमारे यहाँ अभी भी बहुत जागरूक मतदाता तो नहीं है। इसका फायदा नेता उठाने की कोशिश करते रहते हैं और ये तमाम दलों के बड़े नेताओं के बयानों से आप देख सकते हैं। दूसरी अहम बात कि अब 92 का दौर नहीं रहा है और अब मौका युवा अब इस बार, इस साल में, इस देश में इस बार सबसे ज्यादा युवा वोटर जो है वोट डालने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि ये जो युवा वोटर का जो रुझान है वो आखिर किस ओर जाता है। हालांकि बीजेपी ने भी अंदरूनी तौर पर मान लिया है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है कारगर नहीं है, लेकिन बहरहाल सवाल यहां पर फिर भी खड़ा होता है कि एक खास तबके को तुष्ट करने की जो नीति है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सियासत आखिर कब तक ये चलती रहेगी? कब तक के जो जमीनी मुद्दे हैं, कब तक के जो देश हित का मुद्दा है वो कब सामने आएगा और कब जनता ऐसे मुद्दों को नकारना शुरू करेगी? तो देखना ये होगा कि जनता नकारती है क्या इन मसलों को, इन बयानों को। जनता इस बयान को किस तरह लेती है और किस तरीके से जो है, अगर ये वोटिंग के लिए जो अपील की गई है और इस तरह के बयान दिए गए हैं, तो क्या वोटर्स जो हैं वाकई उन पर इस तरह का असर होता है या चुनाव आयोग इस पर कड़ी फटकार लगाता है, कोई कड़ा एक्शन लेता है? पार्टी के लिए क्या मुश्किलें बढ़ती हैं, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बयान पर अब भी कायम है आजम खान। ये तो हुआ एक मुद्दा, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा को जारी रखेंगे, आएंगे दूसरे मुद्दे पर, बात करेंगे मोदी के नामांकन को लेकर, जो हमारा आज का दूसरा मुद्दा है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और अब बात करेंगे मोदी के नामांकन की। मोदी को नामांकन के प्रस्तावक के तौर पर चाय वालों को का साथ मिला। मोदी की सियासत में चाय का आखिर मतलब क्या है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले मोदी ने 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो निकाला। केजरीवाल का रोड शो कीर्ति स्तंभ से शुरू होकर, माफ कीजिएगा, मोदी का जो रोड शो था वो कीर्ति स्तंभ से शुरू होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जाकर खत्म हुआ। 2 किलोमीटर तक ये रोड शो चला। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। फिर इस बात के गवाह हैं कि नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा के रण में उतर चुके हैं। खुली गाड़ी में सवार होकर करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद मोदी डीएम दफ्तर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मोदी के नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। मोदी के नामांकन में खास बात ये थी कि उनके प्रस्ताव पर जिन 5 लोगों ने दस्तखत किए, उनमें किरण महिंद्र नाम का एक चाय वाला भी शामिल था। पर्चा भरने के बाद मोदी ने वडोदरा की जनता का शुक्रिया अदा किया। गुजरात में हमारी सरकार में जो भी प्रोबेशन पे नए आईएएस अफसर आते हैं, आईपीएस अफसर आते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के अफसर आते हैं, मैं हमेशा उनको माइनर हिंट्स, ये किताब पढ़ने के लिए आग्रह करता हूं। तो गायकवाड़ के सुराज्य की कल्पना, सुशासन की कल्पना आज भी हम लोगों के लिए प्रेरक है, और उसी सहजराव की इस नगरी में आज मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे वडोदरा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कीर्ति स्तंभ से लेकर जिला अधिकारी दफ्तर तक रोड शो किया। वडोदरा में 30 अप्रैल को 26 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होना है। वडोदरा सीट पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। विधानसभा की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। वडोदरा सीट पर मोदी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री से है, तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दिगंबर कुलकर्णी मोदी को टक्कर देते नजर आएंगे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में जनता किसे पसंद करती है, ये 16 मई को आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा। जिया न्यूज रिपोर्ट।
चलिए, तो एक 2 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया बाकायदा जो है अपना पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए जब मोदी जा रहे थे, और उसमें काफी भीड़ देखी गई उनके समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, जो काफी उत्साहित भी नजर आए। लेकिन खास बात यह रही कि एक चाय वाले को जो ब्रांड बनाया गया है यहाँ पर मोदी के लिए, एक जो चर्चा है यहाँ पर इस बात की कि एक किरण महेंद्र नाम का शख्स जो एक चाय वाला है, उन्होंने बतौर उनके गारंटी ली। ये क्या फैक्टर था? क्या इससे फायदा मिलेगा मोदी को इस चुनाव में? ये जो चाय वाले की जो सियासत बना दी गई थी, इस तरह का बयान जो है विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस ने जो एक मुद्दा उछाला था और चाय वाला कहना शुरू कर दिया था मोदी को, जिस पर खुद राहुल गांधी ने आपत्ति भी जताई। लेकिन अब उसी को अपना प्लस पॉइंट, उसका स्ट्रांग पॉइंट बनाया मोदी ने। अब कितना बड़ा फैक्टर यहां पर और क्या दर्शाने की कोशिश की गई मोदी द्वारा? देखिए लवी, इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जो है वो ब्रांडिंग के मास्टर आदमी है। विपक्ष अगर कुछ भी आरोप लगाएगा तो ये मोदी की कलाकारी है, ये मोदी की ब्रांडिंग का जादू है कि वो उसको भी अपने पक्ष में भुना लेते हैं। सोनिया जी ने एक बार विवादित भाषण दिया था पिछले चुनाव में, उसको भी उन्होंने भुना लिया था। इस बार विपक्ष ने उनको चाय वाला बोला, और ये सब प्रतीकों की राजनीति। आज उन्होंने एक चाय वाले को शामिल करके विपक्षियों के मुंह पर ताले लगा दिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत देश में जो राजनीति होती है वो प्रतीकों की होती है। एक नेता जो होता है अपने आप को किसान बेटा बोलता है, एक बोलता है कि मैं मजदूर का बेटा हूं, एक बोलता है मैं गरीब का बेटा हूं। तो इस बार के चुनाव में एक नया पैटर्न जो बना है वो ये बना है कि ये चाय वाले का बेटा है या मैं चाय वाला हूं। ठीक है। अच्छा, इससे जो है सीधे सीधे उस वर्ग को अपील करने की कोशिश की गई है जो जमीन में सड़क पे जूझ रहा है समस्याओं से, और उनको ऐसा लगे कि मोदी जो है उनसे डायरेक्ट रिलेट कर सके। ये सारा खेल जो है ब्रांडिंग का है, एडवर्टाइजमेंट का है और पीआर का भी है। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये है, देखिए उन्होंने एक चाय वाले को प्रस्तावक बनाया, चाय पर चर्चा की, और उसने सारे चाय की दुकानों, जितने भी चाय की जो रेहड़ी चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उन लोगों से उन्होंने डायरेक्ट अपील कर ली। तो ये जो है एक प्रतीक की राजनीति है, एक मैसेज की राजनीति है कि हम जो है उस वर्ग के साथ में, आखिरी पंक्ति के, समाज की आखिरी पंक्ति के वर्ग के साथ में मोदी जुड़े हुए हैं। अब इसका फायदा सियासी तौर पर कितना होता है ये देखना होगा। चलिए, तो चाय वाला कहलाना पसंद करते हैं मोदी, और खुद इस बात का प्रचार अपने भाषणों में करते हैं कि मैं जब बच्चा था, जब छोटा था, तो मैं खुद ट्रेन के अंदर चाय बेचा करता था और मैंने गरीबी देखी है। अब इस सब का, इस ब्रांड का, इस प्रचार का कितना फायदा इस चुनाव में होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो यहां पर कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, चाय वाला बता कर जो है तंज कसने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो भारी पड़ता नजर आ रहा है कांग्रेस पर ही। जान लेते हैं अमरीश जी से। अमरीश जी, इस तरह के जो आरोप लगाए गए थे कि चाय वाला अब क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी को मजबूती से प्रोजेक्ट किया, उसका प्रचार किया, नमो टी स्टॉल लगाए और देश की जनता को चाय वालों को जोड़ने की जो मुहिम शुरू की कहीं ना कहीं मोदी ने, क्या उसका फायदा मिलता नजर आ रहा है मोदी को? लवी, देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी में की एक खासियत यह है कि वो एडवर्सिटी को भी अपॉर्चुनिटी में बदलने में विश्वास रखते हैं और कोशिश करते हैं, और लगातार अपनी इस मुहिम में सक्सेसफुल है। 2007 विधानसभा चुनाव मुझे याद है, जब सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था, तब उस पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वहाँ इसको किस तरीके से विधानसभा चुनाव में इनकैश किया था। भारी बहुमत के साथ वहाँ विधानसभा चुनाव में आए। इस बार जो कि ताकीद दी गई थी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बातचीत के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी से पर टिप्पणी करने से पहले सोच समझ कर बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि नरेंद्र मोदी पर अगर इस तरह की बातें की जाती है, कुछ ऐसी बिलो द बेल्ट तमाम चीज़ें, राहुल गांधी ने एक कहा जाए तो नेताओं प्रवक्ताओं को एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे डाला। लेकिन फिर भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी होती रही लगातार। उनके खिलाफ मणिशंकर अय्यर ने मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे ही बात करते समय उन्होंने कांग्रेस महाधिवेशन में कहा था कि यहाँ इनके लिए मैं यही कर सकता हूँ नरेंद्र मोदी कि यहाँ पर एक टी स्टॉल खुलवा दो। बस उसी को नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल प्लान के तौर पर देखा, और पूरे देश में जिस तरह से नमो टी स्टॉल, चाय वालों के साथ बात करना, इंटरेक्शन करना, चाय पर लोगों से चर्चा करना, किस बखूबी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने इसको इनकैश किया, इसका उदाहरण बिल्कुल सामने है। आज चाय वाले को जिस तरीके से सामने लिया, उसमें 2-3 पहलू हैं। निश्चित तौर पर एक जो ऐसा मजदूर वर्ग है जो रोज मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करता है, उसको एक प्रस्तावक बनाना अपने नॉमिनेशन के समय में, ये एक बड़ी मैसेज देने की बात कोशिश की गई है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, नरेंद्र
मोदी ने अपना जो चाय वाला बैकग्राउंड बताया था वह एक हम्बल बैकग्राउंड बताने की बात की थी। अपनी पार्टी के बारे में कहा था कि एक ऐसी पार्टी है जहां एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसका फायदा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उठाया है ये निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। अब जिस जो आज की जो नॉमिनेशन के समय में आया है, एक नई चीज सामने उभर कर यहाँ पर आई है जिसको कि इग्नोर करना अब मुश्किल होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लगातार पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं। हमने आम आदमी पार्टी के साथ जब आम आदमी पार्टी या फिर जंतर मंतर पर अन्ना का धरना हुआ, लगातार आम आदमी की सहभागिता राजनीति में या फिर इस तरह की मांगों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी यहाँ पे। तो एक समय हम लोगों ने वो भी देखा है कि बिहार में एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को लालू यादव सड़क से उठाकर उसको सांसद बना देते हैं। यह कोई समावेशी राजनीति नहीं थी, यह लालू यादव अपना पॉलिटिकल क्लाउड बिहार में दिखाना चाहते थे कि वो एक तरह से किंग है, जिसको चाहे उसको बना, भगवती देवी उनका नाम था, उनको सांसद बना दिया गया था। लेकिन अब ये इस तरह के जो समाज के लोगों से कनेक्ट करना यह एक जरूरत, राजनीतिक तौर पर जरूरत बन गई है। और जो नरेंद्र मोदी, क्या यही वजह है कि अभी हाल ही में लालू यादव ने यह भी बताने की कोशिश की कि असली चाय वाले तो वो हैं क्योंकि बचपन में वो भी चाय बेचा करते थे? अब तो कहा जाए कि अब चाय बेचने वालों पर होड़ लग गई है। तमाम नेता जो है, बड़े बड़े नेता, वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि बचपन में उन्होंने भी चाय बेची, अगर चाय नहीं बेची तो कम से कम दूध सप्लाई करते थे चाय टी स्टॉल पे। तो अब एक चाय अपने आप में, चाय बेचना अपने आप में इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्रांडिंग हो गया है कि हर कोई नेता या खासतौर पर रीजन जो इस तरह के नेता है वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। इसी पहल का नतीजा है कि विरोधी दलों ने जो है दूध बांटना भी शुरू कर दिया। जी, देखा ही गया, उसके बाद चाय के साथ अब दूध का स्टॉल लगने लगा। तो एक जिस तरीके से ये आज नरेंद्र मोदी ने जो एक चाय वाले को प्रस्ताव दिया है, अमरीश जी आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपसे एक जानना चाह रहा था, आप लंबे समय से राजनीतिक पार्टियों को कवर कर रहे हैं। एक समय होड़ लगती थी, सब लोग अपने आप को, सब नेता जो है किसान का बेटा बुलवाना पसंद करते थे। तो क्या ये चाय वाला, दूध वाला, ये नया ब्रांड उभर रहा है? अब आने वाली सियासत में कुछ इस टाइप के जुमले जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? देखिए, एक जो मजदूर वर्ग है, किसान का बेटा, चूंकि भारत में जो जिस तरह से यहाँ का हमारा जो इकॉनमी है, एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, किसान सीधे सीधे तौर पर किसान कहने का मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था वो खेती 70% जो है भारत की आबादी गांव में बसती है, गांव में किसान ही होते हैं, उनके जीविकोपार्जन का साधन किसान होता है। तो किसान का बेटा कह के वो आम आदमी से जुड़ना चाहते थे। अब किसान वाली परिभाषा पुरानी हो गई है, उनसे जुड़ने का जो राजनीतिक जुगाड़ या जो कुछ भी था, तिक्रम था, वो पुराना हो गया है। नरेंद्र मोदी या फिर इस तरह के जो सरीखे जो नेता जो अब हालिया जो पिछले 2 दशकों से जिन नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, वो अब अपने आप को जो रोजमर्रा जो है, जो मजदूर वर्ग है, जो डेली वेजेस पे काम करता है, उनसे कनेक्ट करता है। क्योंकि ये क्लास भी अब पहले से ज़्यादा अवेयर है, इनका भी वोट अब मायने रखता है। वो पहले वाली बात नहीं रही कि हाँ उस किसी रेडी वाले का या पटरी वाले का कोई जो जिस तरह का मुखिया हुआ करता था, कोई उनका जो मेट हुआ करता था, वो अगर कह दिया कि नहीं साहब इसको वोट देना है, इसको देना है, या ये क्लास पहले बहुत ज्यादा वोट देने में यकीन नहीं रखता था, रोज मजदूरी करके खाने वाला 150 रुपए वाला आदमी। लेकिन आज बदलती हुई परिस्थिति में ये वर्ग भी काफी तौर पर, निश्चित तौर पर ये वर्ग जो है वो काफी संवेदनशील हो गया है, राजनीतिक तौर पर अवेयर हो गया है। वो जानता है कि किस पार्टी को वोट देना है। और इनकी संख्या, इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए कि इन तमाम लोगों को भी ऐसे जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, गांव से आते थे। चलिए, कम से कम एक नई पहल की शुरुआत हुई, क्योंकि अमूमन अब तक देखा गया है कि भारत जैसे देश में जो है शराब का जो है वो वितरण किया जाता है वोट लेने के लिए, लेकिन अब कम से कम चाय और दूध और उस पर चर्चा, जिस पर मुद्दे जो हैं वाजिब मुद्दों पर चर्चा हुई, महिलाओं को लेकर भी जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन सुमित, बड़ा सवाल ये कि इस तरह की चर्चा से कितना फायदा हुआ मोदी को, और क्या आज जिस तरह की एक पहल की गई, एक शख्स जो कि चाय बेचता है उसके साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे मोदी, क्या लगता है देश में जो है काफी हजारों या लाखों की तादाद में होंगे चाय वाले, क्या उन सबका वोट जो है यहां पर मोदी के साथ जुड़ सकता है? देखिए लवी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रतीकों की राजनीति है, सिंबॉलिक राजनीति है, जिसमें आप एक प्रतीक उठाते हैं, उसका भरपूर सियासी इस्तेमाल करते हैं। दलितों के घर खाना खाना पुराना शौक रहा है राहुल गांधी का। अब उससे पूरे दलितों के वोट राहुल गांधी को मिल गए होते तो आज यूपी के अंदर में कांग्रेस की सरकार बन गई होती। ऐसा होता नहीं अमूमन। दूसरी बात, एक जिस दलित के घर में खाना खाया था राहुल गांधी ने, 10 साल बीत गए, उसका मकान नहीं बन पाया, उसका कुछ भी भला नहीं हो पाया। भट्टा परसौल में किसानों से मिलने गए राहुल गांधी, उन भट्टा परसौल के किसानों के पास में आप आ जाइए, आप देख लेंगे कि उनकी समस्या
की तस है। अब एक चाय वाले को मोदी जी ने प्रस्तावक बनाया है, तो इससे हम ये सोचे कि जो प्रस्तावक बने उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। रही बात दूसरी जो आपने पूछा सवाल, वो बड़ा दिलचस्प है कि क्या इससे वोट मिलेंगे पूरे चाय वालों के। जाहिर तौर पर ये अपील कर रहा है, ये मुद्दा जो है, ये मसला अपील करता है। कांग्रेस आज बैकफुट पर है, जिसने ये आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो अपील करने का जो समय था, उन्होंने सही समय पर, टाइमिंग पर प्रस्तावक बनाकर विरोधियों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो है बीजेपी के पास में ये मुद्दा जो है उसको कैश करने का समय है, और वो उसको भरपूर कैश भी कर रहे हैं। लेकिन पूरे वोट मिलेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले कई हमने उदाहरण देख चुके हैं, जो मैं आपको बता भी चुका हूं अभी। तो इस टाइप से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सियासी फायदा होगा, लेकिन हाँ, फायदा जरूर होगा। लोगों में एक चर्चा का विषय है। और जो आपने बोला एक बात, वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि कम से कम अब चाय और दूध बिकेगी, कम से कम शराब नहीं। चलिए, चाय और दूध ये ऐसी चीजें हैं जो सेहत के लिए तो बेहतर हैं ही, लेकिन चाय एक अमूमन एक धारणा है कि चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा सियासत की चर्चा होती है, और उस चर्चा को लेकर सबसे ज्यादा क्या मोदी की चर्चा होती है, और मोदी का जो ब्रांड बना है चाय वाले को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए जिया न्यूज पर जनता मांगे जवाब। जी हाँ, ये चुनाव है, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और चुनाव नजदीक है, और इसी में चाय वाला चुनाव, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा दूसरा विषय था आज का। तो इसी पर लगातार डिस्कशन हो रहा है कि मोदी ने जिस तरीके से एक ब्रांड बनाने की कोशिश की, और चाय वाला अब कहलाना गर्व की बात जो है महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी, और उसको लेकर भी अब वोटों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अमरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चाय की चौपाल लगाई, महिलाओं को भी उससे जोड़ने की कोशिश की गई, निश्चित तौर पर चाय की चुस्कियों के साथ तमाम राजनीतिक मुद्दे, विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, लेकिन अमूमन देखा गया है कि भारत जैसे देश में तमाम राज्यों, तमाम शहरों में चाय की इतनी संख्या में दुकानें हैं, और उस पर जो आज का जो डिस्कशन होता है वो राजनीतिक डिस्कशन ज्यादा रहता है। क्या लगता है इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को जरूर मिलेगा? देखिए, राजनीति में है फोरसाइट की बड़ी जगह, आप आगे कितना देख पाते हैं, इसको ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जी। चाय वाला का, चाय बेचने वाला का जिस तरह से कहा जाए तो एक तरह से डिग्रेटिव वर्ड यूज़ किया गया नरेंद्र मोदी को, बल्कि हम सबको ये अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ जब चाय की दुकानों पर ज़्यादातर राजनीति के बारे में बात होती है, लोग मोहल्ले से उठकर आते हैं, चाय पीते हैं, तो ज़्यादातर उन बातों में अगर देखा जाए फोकस राजनीति ही वहाँ होती है, लोग आपस में चर्चा वर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस बात को भांपने में और इसको फोर्सी करने में निश्चित तौर पर इन्होंने सफलता पाई। सही समय पर इसका निर्णय किया, और चाय को, जो चाय टी स्टॉल, नमो टी स्टॉल से लेके तमाम चीज़, उसमें पार्टी का पूरा सहयोग मिला। पार्टी के बड़े बड़े नेता देश के विभिन्न इलाकों में जाकर उन्होंने इस तरह की जो है नुक्कड़ों पर जाकर चाय टी स्टॉल लगाया और वहाँ पर राजनीति की बात की। तो एक निश्चित तौर पर भले ही उनको 100% चाय वालों का वोट ना मिले, या जो लोग वहाँ आते हैं वहाँ नहीं, कम से कम एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा पहुँचाएगा। ये जो चुनाव अभी जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं वैसा वर्ग जो कि आम तौर पर वोट देने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, वो भी आज इस बात को उसको एक तरह का एक फ़ख्र हो रहा है कि हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, एक पॉलिटिकल जो है वो राजनेता के द्वारा उनको एक इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं आम लोगों से कनेक्ट करने की जो राजनीति है, वो उस कला में मोदी बिल्कुल माहिर हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से जो उनकी टीम ने जो कोशिश की है, बीजेपी ने जो कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर उनको फायदा दिलाएगा। ये बिल्कुल देखना दिलचस्प रहेगा। कितना फायदा होगा इस पर सबकी नजरें रहेंगी। चलिए, कितना फायदा होगा इस पर सबकी नजरें हैं, और 16 मई को निश्चित तौर पर साफ हो जाएगा कि किसको कितना फायदा हो रहा है। लेकिन सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने सहमत हैं चाय की जो राजनीति है? कांग्रेस ने यह पहल की चाय वाला बताकर, चौकीदार कहकर, लेकिन उसको भी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी ने, बाकायदा चाय की स्टॉल्स ही लगा डाले, और चाय की अब हर दुकान पर जो है मोदी की कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होती है। अब चाहे फायदा मिले या ना मिले, लेकिन चर्चा तो जरूर मिली। मैं आपका ध्यान एक मसले पर आकर्षित करना चाहूंगा लवी जी। गूगल हैंगआउट से जब बात आम लोगों से जुड़ने की बात हो तो उसमें नरेंद्र मोदी आगे रहते हैं। फेसबुक पर लोगों से इंटरेक्ट करने की बात हो तो उसमें मोदी आगे रहते हैं। मतलब सोशल इंजीनियरिंग, मतलब जो नई सूचना और तकनीक का जो इस्तेमाल जितना बेहतर तरीके से बीजेपी करती है और जितने व्यापक स्तर पर मीडिया सेल के माध्यम से नरेंद्र मोदी की टीम करती है, इसमें सभी पार्टियां पीछे रहती हैं कहीं ना कहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है नए आइडियाज की, जो क्लिक करे, जो इसके पहले ना किए जाएं, जो नारे गढ़े जाते हैं और ये सब
तमाम चीजें। तो इसमें आप देखिए कि चाय वाला और चौकीदार और ये जो नमो टी स्टॉल पर चर्चा और हैंग आउट करना लोगों के साथ में, ये अपने आप में एक नया आइडिया था जिसने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि हैंग आउट के बाद में फिर राहुल ने भी लोगों से जाके मिलना शुरू किया और फिर तमाम लोगों ने भी इस परिपाटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि सियासी लाभ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं 3D तकनीक की बात हो, एक ही जगह पर बैठ के 56 जगह पर भाषण का रिले करना या सीधा प्रसारण करना, ये भी मोदी ने शुरू किया। तो कुल मिलाकर जब आप इन चुनावों को देखते हैं तो नई सूचना तकनीक और नई आइडिया जो है वो बीजेपी लाते रही है, और इसमें कोई शक और दो राय नहीं है कि जो लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं और अच्छे से उसका प्रतिशत भी मिलता है। लेकिन हाँ, अब इसका 110% फायदा मिलता है, 100% फायदा मिलता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, लोगों में, फेसबुक में, ट्विटर में और दूसरी तमाम सोशल साइट्स में इसकी चर्चा है। अब नमो चाय की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव तो कम से कम मुझे लगता है कि इसका देखने को मिलेगा। और खासकर यूथ में जो सूचना और तकनीक का जो इन्होंने अच्छा खासा प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि इसका फायदा होने वाला है मोदी को। थोड़ा बहुत हो लेकिन होगा जरूर। चलिए, कम हो या ज्यादा हो ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कम से कम चर्चा जरूर हो रही है, चाहे टी स्टॉल्स की बात हो, चाहे नमो टी स्टॉल्स की बात हो, और मुद्दे भी जो हैं उसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी को लेकर चर्चा जरूर है। और जैसा कि आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग में आगे नजर आते हैं मोदी, और हर तरह की जो एक नई पहल है उसको इजाद करते हुए नजर आए हैं। चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, विकास के मुद्दे की दावे जरूर करते हैं। अपने गुजरात में, राज्य में जो है उन्होंने विकास किया है, जबकि तमाम विरोधी दल जो हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं कि कहां विकास हुआ है, कहां विकास हुआ है। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में जिस तरीके से बाजी मारी है नरेंद्र मोदी ने, यही मुद्दा है कि चाय की जो सियासत की गई है या चाय का चुनाव वो कितना लाभ पहुंचाता है मोदी को, यह भी देखना दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव में। फिलहाल हमारी इस आज की चर्चा में इतना ही। अपने दोनों वरिष्ठ सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सुमित जी आपका भी, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमरीश श्रीवास्तव आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। जनता मांगे जवाब में कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।